नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर युगद्रष्टा थे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। उन्होंने जिस तरह की नीति अपनाई, उस नीति में जाहिर है कि उन्होंने न केवल अपने समाज के लिए आज़ाद भारत में एक बड़ा स्थान बनाया, बल्कि साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया कि लोकतांत्रिक भारत में जो लोकतंत्र है उसकी जड़ें इतनी मजबूत रहें कि इस व्यवस्था को कोई बहुत आसानी से बदल नहीं पाए। उनके हाथों में संविधान लिए वो मूर्ति बचपन से आज तक हर गली, नुक्कड़, चौराहे और देश भर में आपने देखे होंगे। इस बात को याद दिलाते हैं कि दरअसल आज़ादी तो एक पड़ाव था और उसके बाद जो आज़ादी के अलग अलग पड़ाव हैं, वो आर्थिक आज़ादी है, सामाजिक आज़ादी है, वो राजनीतिक आज़ादी है। और वो आज़ादी जब तक समाज के पिछड़े वर्गों को नहीं मिल पाता है, वंचितों को नहीं मिल पाता है, तो वो जो 15 अगस्त 1947 को मिली थी, शायद वो आज़ादी पूरी नहीं है। और इसीलिए अंबेडकर के अनुयायियों की तरफ जब लोग बाग अचानक से दिखाई पड़ रहे हैं कि सिमटते हुए चले जा रहे हैं, तो इतिहास के पन्नों से निकलकर जिस तरह से प्रासंगिक एक बार फिर अंबेडकर हो गए हैं, मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं उनके कृतित्व में वो ताकत है कि आज भी उनके आसपास ही सारी डिबेट है। वो अभी भी उतने ही प्रासंगिक हैं जैसे कि पहले। और इसीलिए हर दल आज की तारीख में देखा ये जा रहा है कि सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि दलित मत उसकी तरफ आए, क्योंकि जिसकी तरफ दलित उसकी तरफ सत्ता। अगर ये लाइन है तो फिर आप इस तस्वीर को देखिए, महसूस कीजिए इस तस्वीर की ताकत को। जन समुद्र दिखाई पड़ रहा है, एक जन समुद्र जो कि एक जाति विशेष के लोगों का जन समुद्र है। आपको भीड़ में वो चेहरा दिख रहा है जिसका नाम है चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे। और पासवान समाज आज की तारीख में गोलबंद होकर इस एक व्यक्ति के पीछे खड़ा हो गया है। और ये अपार जनसमूह बिहार के मोकामा के चारहडीह की है, जहां पर उस समाज के आराध्य माने जाने वाले बाबा चौहरमल की जो पुण्यतिथि, जो मुख्य दिवस होता है, वहाँ वो लोग जमा होते हैं, हर साल जमा होते हैं। और जमा होकर इस बात को याद करते हैं कि उस समाज में कितनी जागृति लाने की ज़रूरत है, किस तरह से उस समाज को और आगे बढ़ाया जा सकता है। चिराग पासवान आज की तारीख में सबसे मजबूत नेताओं में से एक हैं। बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में उन्हें अपने 5 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही अहम किरदार माना जाता है। और उनकी ताकत इसी भीड़ से आती है, जिसमें कि गाड़ी की छत पर खड़े होकर के वो इस बात को महसूस भी कर रहे हैं और महसूस कराना भी चाह रहे हैं कि आखिर जो शख्सियत है चिराग पासवान, वो है कौन। वो यही भीड़ तय करती है, और जिसके पीछे भीड़ नहीं है, जाहिर है उसके पीछे कुछ भी नहीं। और ये भीड़ होती कैसे है? ये भीड़ होती है आखिरकार विचारों से क्या, विचारधारा से क्या? जी नहीं, इन सब बातों से नहीं। क्या धन से हो सकती है भीड़? जी नहीं। ये भीड़ होती है जाति की, जाति जो कि हमारे लोकतंत्र में जाति ही नहीं है। वो वहीं रहती है मजबूती से अपने नेताओं को पकड़े हुए, और एक के बाद एक नेता सामने लाते हुए। इस भीड़ को देखकर महसूस किया जा सकता है कि जो सहयोगी हैं उन्हें भी ये चिंता हो रही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मांगेंगे चिराग पासवान। जो विरोधी हैं उन्हें भी लग रहा होगा कि ये तमाम लोग अगर चिराग पासवान के कहने पर वोट देते हैं तो फिर इसकी जवाबी काट क्या हो, कैसे तैयारी की जाए, आखिरकार क्या किया जाए। और तैयारियां तो शुरू हो चुकी हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, ये है कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर प्रदेश स्तर पर
बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए राजेश कुमार की। राजेश राम भी उनको बुलाते हैं और वो पूर्व मंत्री रहे दिलकेश्वर राम के बेटे हैं। ये दोनों सेकंड जनरेशन, चाहे चिराग पासवान हो या राजेश राम हो, वाल्मीकि समुदाय से आते हैं। और ये जो ढोल बजाया जा रहा है, ये ढोल बजाकर दरअसल ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जो उनके समाज के लोग हैं, जिस तरह से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, अपने आप को उसके साथ वो एकाकार कर रहे हैं। उनकी जो भूमिका होती है समाज में, उसे वो समझते हैं और वो चाहते हैं कि अब मेरे समाज का उत्थान हो। 5% के आसपास इनकी भी आबादी है, पासवानों के बाद सबसे ज़्यादा आबादी। और इस समाज के व्यक्ति को कांग्रेस ने अध्यक्ष बना करके ज़बरदस्त दांव खेल दिया है। दलित वोट अगर 5% किसी की तरफ जाता है तो फिर उसकी ताकत बढ़ जाती है। और MY गठबंधन में अगर ये 5% जुड़ जाता है तो महागठबंधन के लिए बड़ा ही एक विनिंग कॉम्बिनेशन हो जाता है। लिहाजा ये जो तस्वीर है और ये व्यक्ति जो हाथ में 2 ढोल बजाने वाले छोटे छोटे डंडे लेकर ढोल जो बजा रहे हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं जहाँ तक चुनाव का सवाल है। इसके अलावा भी एक तस्वीर हमारे पास है और ये जो तस्वीर है ये आपको आश्चर्य में डालेगी, क्योंकि ये तस्वीर उसी गांधी मैदान की है जहाँ पर तमाम खर्चे करके भी प्रशांत किशोर उस माकूल भीड़ को नहीं जुटा पाए थे जिसकी उनको भी अपेक्षा थी और जिसकी उनसे भी अपेक्षा थी। उन्होंने बहुत कोशिशें की, बहुत कुर्सियां लगवाई थी। शिकायत ये उनकी रही कि हमारे लोगों को प्रशासन ने पहुंचने नहीं दिया। लोगों को लगता है कि ये थोथी दलील है, क्योंकि जो अब तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर में तो कुर्सियां भी नहीं लगाई गई थी इनके लिए। और ये तमाम लोग बस अगले ही दिन उसी गांधी मैदान में भर गए जिस गांधी मैदान को पीके थोड़ा सा भी नहीं भर पाई थी। और देखिए अपार जनसमुद्र, ये ताती तत्वा समाज जिसे पान समाज कहा जाता है, ये उसके लोग हैं और इनके नेता हैं इंजीनियर रहे IP गुप्ता। नए नए नाम नए चुनाव के ठीक पहले आ रहे हैं। IP गुप्ता कभी कांग्रेस में थे, छोड़ करके अपने समाज को संगठित करने के लिए एक बड़ी रैली का आह्वान किया उन्होंने। और देखिए गांधी मैदान पटना का उसे भर दिया। एक ऐसा मैदान जिसे भर देना बहुत बड़ी उपलब्धि समझी जाती है। एक दिन पहले पीके जो जिंदगी भर स्ट्रैटेजी बनाते रहे और उसके बाद सालों लोगों के बीच घूमते रहे बिहार में, उनके लोग तो नहीं पहुँचे, लेकिन ये अननोन से व्यक्ति IP गुप्ता इन्होंने भर दिया। और ये ताती तत्वा समाज की शिकायत ये है कि देखिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम शेड्यूल्ड कास्ट में आते हैं, हमें EBC में डाल दिया गया है। नीतीश बाबू ने किया था, लेकिन बाद में हमें कोर्ट के आदेश ने फिर से वापस कर दिया है। और ऐसे में सरकारों को ये सोचना पड़ेगा, हमारा समर्थन चाहिए तो फिर हमें SC का यानी कि अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। और ये तमाम लोग जो खड़े हैं, चिलचिलाती धूप में खड़े हैं, व्यवस्था नहीं है, खान पान की वैसी व्यवस्था नहीं है जैसा प्रशांत किशोर ने किया था, या फिर दूसरे दल जब आयोजन करते हैं और वो करते हैं। लेकिन देखिए समाज जाति के नाम पर गोलबंदी किस तरह से करता है और किस तरह से लोग जमा होते हैं। उसके मुकाबले जो सत्ता में लोग हैं, यानी कि नीतीश कुमार और उनकी टीम, उन्होंने एक छोटे से सभागार में सभा की 13 अप्रैल को, यानी कि जो अंबेडकर जयंती के ठीक पहले की सभा थी, उन्होंने बापू सभागार में पटना में मनाई। और वहाँ पर नीतीश कुमार का भाषण भी हुआ। वो बताते रहे कि हम कितना काम करते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। उनकी भाषण में सीधा सीधा ये संदेश देने की कोशिश थी कि आप हमें ही वोट करिए। उनको सुन लीजिए। और उसी के चलते हम लोगों ने आगे का काम पूरा का पूरा करवाया है। और आप जानते ही हैं कि जब भी हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तब से हम लोगों ने पूरे बिहार के लिए जो भी काम, अरे पहले कोई काम होता था, पहले कोई काम नहीं था। और जब हम लोग आए तो हम लोगों ने पूरा का पूरा काम करके लोगों के लिए किया।
अब कितना ज्यादा महिलाओं के लिए इच्छा हुआ, लड़कों के लिए और सब जाति के लोगों के लिए हम लोगों ने किया, और हर प्रकार से हम लोगों ने अपना काम किया है। चाहे दलित, वो बार बार कह रहे हैं कि हमने काम किया है, हम काम करेंगे। संदेश यही है कि आप हमें वोट करिए, किसी तरह से हमें वोट कर दीजिए। और ये तमाम लोग जो कि बापू सभागार में जमा हैं, ये न चिराग पासवान वाली भीड़ है, ये ना वो भीड़ है जो कि आईपी गुप्ता ने जमा कर रखी है। ये तो ऐसी भीड़ है जो कि सत्ता पक्ष कभी भी जमा कर ले सकती है, लेकिन फिर भी है, क्योंकि अशोक चौधरी जो इस समाज से आते हैं और बड़े विश्वास पात्र हैं नीतीश कुमार के, उन्होंने पिछली बार ये रैली गांधी मैदान में की और वहाँ पर उन्होंने भी जमा कर लिया था बहुत बड़ा क्राउड। अब मैं ये भी देखता हूँ कि ये जो बिहार की तस्वीर है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी मैं पा रहा हूँ कि अचानक से ये जो दलित राजनीति में मायावती के कमज़ोर पड़ने से ऐसा लग रहा है जैसे वोट खुल रहे हैं, और जो वोट खुल रहे हैं तो उन्हें लेने की होड़ है। समाजवादी पार्टी, रामजी लाल सुमन, जिन्होंने राणा सांगा के खिलाफ एक बयान देकर पूरे राजपूत समाज का गुस्सा मोल ले लिया है, कोप भाजन के शिकार हैं। आगरा में ज़बरदस्त उनके खिलाफ भीड़ लगी थी और अब अखिलेश यादव उनकी तरफ जा रहे हैं और वो 19 अप्रैल को आगरा पहुंचेंगे और अपने सांसद, राज्यसभा सांसद हैं रामजी लाल सुमन, समाजवादी पार्टी के, उनके समर्थन में खड़े होंगे और वो ललकारेंगे वहाँ से भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ ये आपको बताना ज़रूरी है कि जाटव समाज से आते हैं रामजी लाल सुमन, जो कि समाज है बहन कुमारी मायावती का, जो अब तक आस्था रखता है बीएसपी में, लेकिन बीएसपी तो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जा रही है, लिहाजा वो वोट इधर उधर देख रहा है और क्या वो समाजवादी पार्टी की तरफ आएगा। मैं इलेक्शन लोकसभा की कवर कर रहा था 2024 और मेरठ से खड़े हुए थे अरुण गोविल। उनके सामने एक ऐसी महिला उम्मीदवार को समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया था जो कि आती थी जाटव समाज से, और मैंने पाया कि पूरे जाटव समुदाय के लोग हाथी छोड़ साइकिल पर वोट दे रहे थे और बड़ी मुश्किल जीत निकाली वहाँ से अरुण गोविल ने। भगवान श्री राम का उन्होंने किरदार आप जानते हैं रामायण में निभाया है सीरियल में, और इतनी टक्कर कड़ी दे दी गई थी, वोट उन्हें भी जा सकता है। समाजवादी पार्टी को सक्रिय हुई मायावती और उन्होंने पहला काम किया कि अंबेडकर जयंती के मौके पर अपने भतीजे को माफ़ किया। आकाश आनंद फिर से पार्टी में आ गए हैं, युवा चेहरा, युवा ऊर्जा, जोश, क्या फिर से वो संगठित बीएसपी को कर पाएंगे? ये सारी कहानियाँ बीजेपी के खिलाफ गोलबंद उन ताकतों की है उत्तर प्रदेश में जो कि दलित वोटों पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दरअसल दलित वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं जाते हैं। लेकिन माफ़ करें, यहाँ पर यह असेसमेंट गलत है। अब आती है बात आंकड़ों की। हम आपको बताते चले कि साल 2014 की जो प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में हुई थी, तो 28% दलित मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट देते नजर आए थे, और 40 सीटें जो रिजर्व सीटें हैं हमारे देश में, 84 दलित समुदाय की रिजर्व सीटें हैं 84, उसमें से 40 सीटें एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत करके गए थे। और अगर एनडीए के उम्मीदवारों की बात कर लें तो 49 सीटें, 50 से एक कम, यानी कि मात्र 35 सीटें ही बाकी लोग जीत पाए थे। एनडीए ही करीब 50 सीट जीत करके लेके चली गई थी। वोट परसेंटेज उस वक्त मिला था 36%। कांग्रेस को मात्र 7 सीटें आई थी और 18% वोट मिला था, और जो यूपीए में वोट आए थे वो बस कांग्रेस को ही आए थे। सीटें जो आई थी 7 वो कांग्रेस को ही आई थी। 2019 आते आते माहौल और बेहतर हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए। दलित समुदाय भारतीय जनता पार्टी की तरफ और ज़्यादा उन्मुख हुआ और 54%, माफ़ करें 44% वोट मिले। वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ गया एनडीए के लिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि
भारतीय जनता पार्टी का खुद का वोट परसेंट 28 से 35 हो गया, एनडीए का जो 36 था वो 44 हो गया, और सीटें जो हैं वो 49 से बढ़ करके 54 हो गई, 54। कांग्रेस थोड़ी बेहतर प्रदर्शन कर पाई, 7 से, माफ़ करें, कांग्रेस तो ख़राब कर गई, 7 से 6% आ गई। वोट परसेंटेज भी एक गिर गया, 17%, 18 से हो गया। यूपी वालों ने, हालांकि जो सहयोगी हैं उन्होंने थोड़ा 4-5 सीटें जीत करके इज्जत बचाई और 12 सीटें कुलाई। टोटल 22% ही वोट आए दलितों के, यानी कि सारे वोट तो चले गए बीजेपी एनडीए को। लेकिन 2024 में तस्वीर बदल गई है। 2024 में जो तस्वीर बदली है उसी ने भरोसा दिया है गैर भाजपा दलों को, और वो लग गए हैं अपने उन दाव में जिसके ज़रिए वो दलित वोट को अपनी तरफ खींच सकते हैं। 2024 में कांग्रेस ने 21% अकेले वोट लिए, 20 सीटें जीती, और अगर इंडिया गठबंधन को जोड़ ले तो वो वोटिंग परसेंटेज इंडिया गठबंधन का कांग्रेस जोड़ करके था 32%, और सीटें ली गई थी 33। पिछली लोकसभा में यानी कि 2019 में मात्र 20 थी, सब कुछ मिला करके वो बढ़ करके हो गई थी 33, और ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि हो गई। एनडीए की सीटें घट गई 39-42% वोट भी, 2% वोट भी घट गया। भारतीय जनता पार्टी जो 46 सीटें जीत गई थी 2020 में, वो घट करके हो गई 29। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थोड़ा मोहभंग तो हुआ है दलित समुदाय का, जिसके साथ दलित उसकी है जीत। अगर इस फॉर्मूले के साथ चले तो बिहार चुनाव से पहले दलितों को लेकर जिस तरह से इस बार अंबेडकर जयंती के दौरान सक्रियता देखी सभी दलों की, ये स्पष्ट है कि दलित वोटों को अपनी तरफ खींचने की जो कवायद है वो बढ़ती चली जा रही है। दलित समुदाय इस देश में सबसे पिछड़े समुदाय से, और जहां आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता अभी भी बहुत कुछ बाकी है, और उस समुदाय के वोट जाहिर है कि उनको अपनी तरफ करना है। वो सबसे ज़्यादा सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं, बावजूद इसके उत्थान की अभी भी कमी है। 75 सालों के बावजूद फ्री का अनाज देने की ज़रूरत पड़ रही है, शिक्षा फ्री की देनी पड़ रही है, स्वास्थ्य की स्थिति उनके लिए बहुत अच्छी नहीं है, माकूल नहीं है, और वोट उनका है तो जाहिर है कि सब कुछ देने के बावजूद वोट उनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर नहीं साबित हो पाया है। वोट से उनकी अपनी स्थिति सुधर गई हो ऐसा नहीं है। दलितों की अपनी स्थिति है, और उस स्थिति को संवारने वाला अभी तक कोई सरकार में आया ही नहीं है जो इस बात को महसूस कर सके कि जिनके पास स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों की कमी होती है वो कैसे अपना जीवन भरण पोषण करते हैं। हमारे देश में करीब 1200 दलित जातियाँ हैं, 1200, और 1200 दलित जातियां हैं। इसमें से कहा यही जाता है कि करीब लोकसभा में उनको देखते हुए 84 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। 15% ही रिजर्व हो सकती हैं, तो 84 सीटों पर केवल दलित चुन करके आते हैं। वो ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां सवर्ण मतदाता भी होते हैं, लिहाजा दलित मतदाताओं को तो भूमिका होती ही है उनकी, लेकिन सवर्ण मतदाताओं की भी होती है, गैर दलितों की भी होती है। इसीलिए वो रिप्रेजेंटेशन किस तरह से बहुत ज़्यादा दलितों के लिए ही केवल हो रहा हो, ये तय करना अभी भी ज़रा मुश्किल है। यह अभी भी मुश्किल है क्योंकि उनके वोटर्स तो सब वर्ग से आते हैं, भले ही कैंडिडेट जो होते हैं वो दलित समुदाय से होते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो दलित समुदाय देश का है 17%, 20 करोड़ के आसपास आबादी, उसमें जो ईसाई और मुस्लिम दलित हैं वो 12 करोड़ के आसपास आ जाते हैं, और हिंदू दलित मात्र 8 करोड़ के आसपास हैं। यानी कि धर्म का जो एक बहस उनके आसपास चलाई जाती है वो बहुत ज़्यादा बेमानी है, क्योंकि उनकी जो स्थिति होती है वो धार्मिक कंसिडरेशंस से तय नहीं होती है। और ऐसे में जाहिर है कि आने वाले जो चुनाव हैं वहाँ दलित वोट किस तरह से और कितने हैं ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बिहार में जो दलित वोट हैं, कहा यह जाता है कि वो हैं 16%। बिहार में 16% वोट दलितों के हैं। बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ये, और इन 16% को अपनी तरफ करने के लिए किस तरह से, मैंने आपको वो तस्वीर चिराग पासवान की दिखाई, वो तस्वीर जो कि राजेंद्र
राजेश कुमार की तस्वीर थी, वो तस्वीर जो कि पान समाज वालों की थी। तमाम वो तस्वीरें जो बताती हैं कि 16% के लिए कितने प्रयास हो रहे हैं। लेकिन पंजाब चल लीजिए, आपको आश्चर्य होगा, 32% दलित है वहाँ पर, और उनका चुनाव अगले साल है। वहाँ भी बहुत ज़बरदस्त खींचतान मचने वाली है दलित वोटों को लेकर के। आपको हम बताते चले कि पश्चिम बंगाल में जो दलित आबादी है वो 11% है। उत्तर प्रदेश में, जो कि 2027 में चुनाव में जाएगा, 21% वोट दलितों के हैं। और जाहिर है उत्तर प्रदेश में तो बहन कुमारी मायावती हैं, और उनकी मौजूदगी भले ही कमज़ोर पड़ रही है लेकिन बड़ी मजबूत अभी भी है। जिस तरफ दलित उस तरफ जीत अगर है तो फिर दलित किस तरफ है, और दलित की तरफ कौन है? दलित की तरफ वही जो उसे फ़ायदा पहुंचा सके, उसकी स्थिति को बेहतर कर सके, उसकी तरफ फ़िलहाल सियासत नज़र नहीं आती है। लेकिन दलित किस तरफ जाता है, नज़रें इस पर ज़रूर बनी रहेगी। आप भी बताइए कि आखिरकार दलित समुदाय का वोट बिहार चुनाव से शुरू करते हैं तो किसे जाएगा? क्या चिराग पासवान एनडीए को दिलवा देंगे वोट, या फिर आपको लगता है कि जो दांव बिहार में खेला गया है कांग्रेस के द्वारा वाल्मीकि समाज से एक व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना करके, वो महत्वपूर्ण होगा, या फिर महत्वपूर्ण वो होगा जो गांधी मैदान में एक अनाम से व्यक्ति ने भीड़ में तब्दील करके गांधी मैदान को भर दिया था? क्या लगता है आपको? अपनी राय, अपने कमेंट्स हमारे साथ साझा कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।